हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल मोड पर। बद्रीनाथ दर्शन के साथ ही हमारा उत्तराखंड राज्य के छोटा चार धाम के दर्शन पूरे हो चुके हैं। आप भी अगर चार धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, तो बने रहिए इस वीडियो में। हाय, मैं हूं कुंदन और आप करने जा रहे हैं छोटा चार धाम के दर्शन। ये छोटा चारधाम उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पहला धाम है यमुनोत्री धाम, दूसरा धाम है गंगोत्री धाम, तीसरा धाम है केदारनाथ धाम और चौथा धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। चारधाम यात्रा साल के सिर्फ 6 महीना ही होता है और बाकी के 6 महीना भारी बर्फबारी के चलते बंद रहता है। ये चारधाम यात्रा अप्रैल मई महीना से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर महीना तक चलता है। यात्रा शुरू होने से पहले उत्तराखंड टूरिज्म के ऑफिशियल साइट पर इसकी जानकारी दे दी जाती है। आप अगर दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी होता है। यात्रा रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं उत्तराखंड टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in पर। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। चार धामों में से हर एक धाम पर आपको ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा के वहां से टोकन दिया जाता है उस धाम के दर्शन करने के लिए। आप अगर उत्तराखंड राज्य में ही रहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होता। आप सिर्फ उस धाम के काउंटर में जाकर टोकन कलेक्ट कर सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। चार धाम दर्शन करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए हरिद्वार या ऋषिकेश। फिर ऋषिकेश से आपका चार धाम यात्रा शुरू हो जाता है। चार धाम यात्रा अप्रैल से जून महीने तक अपने पीक पॉइंट पे रहता है। इस समय मंदिर में हद से ज्यादा भीड़ रहता है। आप अगर इस समय यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो खास करके होटल या टेंट का बुकिंग पहले से ही करके रखें, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि धाम में आने के बाद आपको होटल या टेंट ना मिले। जुलाई और अगस्त के महीने में भीड़ बहुत ही कम रहता है क्योंकि इस समय पहाड़ों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने का खतरा और रोड टूटने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। सितंबर महीने से यात्रा फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन नवरात्रि के समय पितृ पक्ष में भीड़ थोड़ा बढ़ जाता है। अप्रैल मई महीने में जब यात्रा शुरू होता है तब इन धामों में बर्फ भी रहता है और स्नोफॉल के साथ साथ भारी बारिश का भी बहुत चांस रहता है। आप अगर पहले से होटल या टेंट बुकिंग नहीं करते हैं तो हिमालय के हड्डी जमा देने वाली ठंडी में आपको खुले आसमान के नीचे रात बिताना भी पड़ सकता है। आपके चार धाम के लगेज बैग में इन चीज़ों का रहना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि गर्म कपड़े क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा रहता है, रेनकोट क्योंकि यहाँ पहाड़ी में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। अपने पास छाता भी रखें क्योंकि अगर रेनकोट पहनकर आपको ट्रैकिंग करते वक्त गर्मी लगे तो छाता लेकर आप आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक पानी के बोतल रखना ना भूलें अपने साथ। ज़्यादा पानी के बोतल रखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आपका लगेज बहुत ही भारी हो जाएगा और ट्रैकिंग में दिक्कत आएगा। पहाड़ों में नेचुरल वाटर सोर्स की कोई कमी नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक झरना जहां से आप बहुत ही आसानी से पीने का पानी भर सकते हैं। एक टॉर्च क्योंकि आप अगर रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू करते हैं
तो ये टॉर्च आपको रास्ता दिखाने में मदद करेगा। कुछ ज़रूरी दवाइयाँ जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, मसल पेन रिलीफ स्प्रे आदि। अगर आपके साथ कोई एजेड इंसान यात्रा कर रहे हो तो उनके लिए एक छोटा सा ऑक्सीजन के बोतल भी इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। ट्रैकिंग के समय रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ खाने पीने का सामान और एनर्जी ड्रिंक भी साथ ले लें। पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए एक ट्रैकिंग स्टिक भी रखिए आपके साथ, जिससे कि आपको चलने में मदद मिलेगा। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैकिंग के समय खास करके इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आपका लगेज ज़्यादा भारी ना हो, नहीं तो ट्रैकिंग में दिक्कत हो सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये लगेज आपको और भी भारी लगती जाएगी। ट्रैकिंग के समय हड़बड़ी करके या किसी के साथ कंपटीशन करके ना चले, इससे बहुत जल्दी जल्दी शरीर में थकान की अनुभूति हो सकती है। अपने ट्रैकिंग बैग में एक अच्छा सा कैमरा रखना ना भूलें, क्योंकि पहाड़ों में आपको कभी भी ना भूलने वाली एक से बढ़कर एक नज़ारे मिलने वाले हैं, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अपने पर्स, मोबाइल, पावर बैंक, कैमरा, कपड़े आदि को बारिश के पानी से भीगने से बचाने के लिए प्लास्टिक में पैक करके ही ले जाएं। आपका चारधाम यात्रा ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू हो जाता है और पहला धाम होता है यमुनोत्री धाम। आपका गाड़ी आपको जानकी चट्टी उतार देगी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए आपको 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होगा। 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करने के बाद आखिरकार आप पहुंच जाएंगे यमुना नदी के किनारे बसी पहला पवित्र धाम यमुनोत्री धाम। यहाँ पर गर्म पानी के कुंड सूर्य कुंड में नहा के आप माँ यमुना का दर्शन कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चारधाम यात्रा आप अगर बाइक से करते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको कहीं भी जाम में फंसने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। बाइक से जाने से पहाड़ों में कहीं भी अच्छा नज़ारा देखकर आप रुक के फोटो या वीडियो भी बना सकते हैं, और इससे चारधाम यात्रा आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ने वाला है। हरिद्वार या ऋषिकेश से बहुत ही आसानी से पर डे 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये में बाइक या स्कूटी रेंट पर मिल जाएगा। आप अगर चारधाम यात्रा कार या ट्रेवलर से करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि हरिद्वार या ऋषिकेश से जितने भी टूर एंड ट्रैवल कंपनियां हैं वे सब ये टूर एक पैकेज के रूप में करवाते हैं। आप इन टूर एंड ट्रैवल कंपनियों से सिर्फ गाड़ी का भी बुकिंग करवा सकते हैं और गाड़ी प्लस होटल का भी बुकिंग करवा सकते हैं। इन टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के हिसाब से चारधाम दर्शन के लिए स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है 10 दिन का। 10 दिन के लिए कार मैक्स या बोलेरो का रेंट है करीब 50,000 रुपया, और इसके बाद हर एक दिन के लिए 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। आप अगर ट्रैवलर बुक करना चाहते हैं तो इसका 10 दिन का किराया होता है 1 लाख रुपया, और इसके बाद हर एक दिन के लिए 10,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। 1500 से 3,000 रुपये में आपको होटल और 1,000 से 2,000 रुपये के अंदर आपको टेंट मिल जाएगा।
माँ यमुना का दर्शन करके अगला पड़ाव यानी दूसरा धाम है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम जाते समय आप रास्ते में हर्षिल में एप्पल के खूबसूरत वादियों का भी आनंद ले सकते हैं। गंगोत्री धाम के लिए आपको कोई ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी मंदिर के पास तक जाती है। भागीरथी नदी के किनारे बसे गंगोत्री धाम वही स्थान है जहां राजा भगीरथ माँ गंगा को इस धरती पर लाने के लिए अखंड तप किए थे। यहाँ माँ गंगा का दर्शन करके अगला पड़ाव यानी तीसरा धाम है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम आने के लिए आपकी गाड़ी आपको सोनप्रयाग उतार देगी। यहाँ से शेयर टैक्सी आपको 50 रुपये में गौरी कुंड में पहुँचा देगी। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी है 5 किलोमीटर। गौरी कुंड में आप गर्म पानी के कुंड में नहा के भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ धाम दर्शन करने का प्रचलन है। गौरी कुंड में बहुत सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं जहां आप अपना लगेज रखकर सिर्फ जरूरतमंद सामान लेकर बाबा केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए आप गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का रास्ता पैदल भी जा सकते हैं और घोड़ा, पालकी या पिट्ठू भी बुक कर सकते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आप वहां पहले से बुक किए हुए होटल या टेंट में रुक के फ्रेश होकर चले जाइए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। यहाँ पर आपको होटल 7,000 से 10,000 रुपये के अंदर और टेंट 1,000 से 2,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना ना भूले। केदारनाथ धाम में 4 हेलीपैड भी है जहां आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। मंदिर के पीछे ही अमृत कुंड है जहां से आप बाबा केदारनाथ के चरणामृत ले सकते हैं और यहीं पर भीमशिला भी स्थित है जो कि मंदिर को 2013 के भीषण आपदा से बचाया था। केदारनाथ धाम जाने के लिए आप अगर हेलीकॉप्टर बुकिंग करना चाहते हैं तो IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में बने विशालाकार ओम की स्टैचू और आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल भी दर्शन का विशेष स्थल है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भैरवनाथ जी के दर्शन करना ना भूले। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद शाम का आरती देखना ना भूले। केदारनाथ धाम छोटा 4 धामों के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद अगला पड़ाव यानी चौथा धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। लेकिन बद्रीनाथ धाम जाते समय रास्ते में आता है एक स्थान चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। चोपता से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंच जाएंगे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ। ये मंदिर पंच केदार में से दूसरा केदार है। तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद और 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके आप पहुंच जाएंगे चंद्रशिला। यहाँ से पूरे हिमालय के बर्फ से ढकी बहुत ही सुंदर 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम रावण को वध करने के बाद तप किए थे और साथ ही साथ ये स्थान चंद्रदेव के भी तपस्थल है। तुंगनाथ के दर्शन के बाद आप आ जाएंगे जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर। यहाँ मंदिर के पास में ही गाड़ी आकर रुकती है।
यहाँ आकर आप भगवान विष्णु के चौथी अवतार यानी नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले श्री नरसिंह जी के दर्शन करने का प्रचलन है। कहा जाता है कि नरसिंह जी के दर्शन के बिना बद्रीनाथ जी के दर्शन असफल है। जोशीमठ में भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन के बाद आप आ जाइए भगवान नारायण के बैकुंठ धाम यानी बद्रीनाथ धाम। यहाँ के तप्त कुंड में नहा के आप श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस समय आपको भगवान के दर्शन बाहर से ही हो सकता है। सुबह 8 बजे के बाद आप गर्भगृह में जाकर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान छोटा चार धामों के साथ साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से भी एक है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थित भारत का पहला गांव माना गांव का भी दर्शन कर सकते हैं। माना गांव के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो माना गांव और स्वर्गारोहिणी वसुंधरा देखना ना भूलें। श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद आप श्री बद्रीनाथ नेशनल हाईवे होते हुए कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग के रास्ते आ जाइए माँ धारी देवी मंदिर। माँ धारी देवी को 4 धाम के रक्षाकर्णी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी इन 4 धामों की रक्षा करते हैं। माँ धारी देवी के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो माँ धारी देवी दर्शन देखना ना भूलें। माँ धारी देवी दर्शन के साथ ही उत्तराखंड के छोटा चारधाम यात्रा पूरा हो जाता है। ये जितने भी स्थान है सब चारधाम यात्रा के रास्ते में ही आता है और ट्रैवल एजेंट इन स्थानों को कवर भी करते हैं। इसलिए आप जब भी गाड़ी बुक करें ट्रैवल एजेंट के साथ इन स्थानों के बारे में भी बात करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ और ट्रैवल मोड पर हम अगली बार आएंगे एक और नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए सबको मेरे दिल से धन्यवाद।